हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। मैं इस YouTube चैनल के ज़रिए बीकॉम या एमकॉम के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी इजी एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करता हूं। आप अपनी पढ़ाई अपने घर बैठे पूरी करना चाहते हैं या आप ये सोचते हो कि आपको ये क्लासेस बार बार अवेलेबल हों, आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए, तो आपके लिए दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मैं वर्ड बाय वर्ड हर एक टॉपिक समझाऊंगा। जैसे ही आप क्लासरूम पढ़ाई चाहते हो ना कि आज जहां से टॉपिक ख़त्म नेक्स्ट डे सेम उसी जगह से शुरुआत, वो यहाँ आपको मिलेगा। और जैसी पढ़ाई आप चाहोगे वैसी पढ़ाई। आप ये सोच लो कि आपकी क्लासरूम पढ़ाई चल रही है, बस वो 1 घंटे आप हमें दे दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आपकी पढ़ाई या यूं कहिए कॉमर्स की पढ़ाई को मैं एकदम शानदार बना दूंगा। आप सफलता का शीर्ष देखना चाहते हैं ना, तो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़िए। तो प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ इस YouTube चैनल के ज़रिए बीकॉम और एमकॉम के सारे सब्जेक्ट की स्पेशल कोचिंग क्लास आपको देता हूँ। आप अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें और आप एक तरफ से अपनी पढ़ाई को अपनी शर्तों पर पूरा कर सकें। प्यारे दोस्तों, मैंने आपके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की शुरुआत की। ये आय का तीसरा शीर्षक है। तीसरा कैसे? आय के 5 शीर्षक हैं। वेतन से आय, मकान तथा मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पेशे से आय, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय। तो आय के 5 शीर्षकों में से ये तीसरा शीर्षक है। वेतन से आय हमने आपको पढ़ा दिया, मकान संपत्ति से आय पढ़ा दी। अब बारी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की। पहली चीज़ तो ये कि मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। इंट्रोडक्शन में आपने ये जाना कि इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आय का तीसरा शीर्षक है और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू राजस्व इसी शीर्षक से प्राप्त होता है। अब अगर गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इससे मिलता है और इसके जो रूल्स बनाए गए हैं वो बहुत ही टफ और उस पर डिस्प्यूट भी बहुत से हैं, विवादजनक इसके रूल्स बनाए गए हैं। चलिए मान लिया, लेकिन आखिर हम इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में करने क्या जा रहे हैं, पहले वो हमें समस्या तो पता हो। अगर हमें समस्या पता हो गई तो हम समाधान भी ढूंढ लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, पहले हम समस्या जान लेते हैं। आपको इस क्लास में बहुत आनंद आने वाला है। आप मेरा थोड़ा सा साथ दीजिए, आप ये क्लास पूरी देखिए। चुटकियों में आपको ये लेसन समझा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको बेहतर तरीके से ये लेसन समझ में आएगा और आप खूब अच्छे से आप इसमें स्कोर भी करेंगे और इस पर एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और वो आप निश्चित ही लगा लेंगे। ठीक है? आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास पे आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इनकम फ्रॉम सैलरी हमने पढ़ा। क्यों पढ़ा? हमने ये जाना कि अगर एक व्यक्ति वेतन से कमाता है तो वेतन से कमाई गई कितनी आय पर उसे टैक्स देना होगा। हमने इसलिए इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा।
हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा कि जब हम मकान किराए पर उठाते हैं या मकान में स्वयं रहते हैं तो मकान से हमें इतनी आय होती है। तो मकान से आय पर, या यूं कह लीजिए मकान की कितनी आय पर हम टैक्स देंगे, वो हमने जाना। अब हमने व्यापार किया है, तो व्यापार किया है तो हम व्यापार का परिणाम भी तो जानना चाहते हैं। ये हमारा काम है। इनकम टैक्स ने हमसे नहीं कहा कि आप ये करिए। अगर हमने व्यापार किया है तो व्यापार का परिणाम जानने, हम जो कुछ करेंगे इनकम टैक्स उसके हिसाब से अपने रास्ते तलाश लेगा। हमने व्यापार किया, जब हमने व्यापार किया तो वर्ष के अंत में हम अपने व्यापार का परिणाम जानना चाहते हैं कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई। जब हम व्यापार का परिणाम जानना चाहते हैं, उस परिणाम को जानने के लिए फाइनली हमने क्या किया? प्रॉफिट लॉस बनाया। जब वर्ष के अंत में हमने प्रॉफिट लॉस बनाया और उस प्रॉफिट लॉस को बनाने में हमने ये दिखाया कि इस अवधि के दौरान हमें इतनी इनकम हुई है बिजनेस से, ये हमने बता दिया। अब हमारे द्वारा बताई गई उसी इनकम को, बिजनेस में जो हमने लाभ कमाया है, उसी लाभ को इनकम टैक्स आधार मान लेगा। अब उसमें इनकम टैक्स अपने नियमों के अनुसार संशोधन करते हुए हमें ये बताएगा कि आखिर वो कौन सी आय है जिस पे बिजनेस या प्रोफेशन हेड के अंतर्गत टैक्स पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा हमारे लिए क्वेश्चन क्या होगा? जो हम प्रॉफिट लॉस बनाना जानते हैं, 12th में आपने सीखा होगा, आपको बीकॉम में भी मिल चुका है, तो प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन में बना होगा कि अगर हमने एक व्यवसाय किया है तो व्यवसाय जब हुआ है तो व्यवसाय का परिणाम जानने के लिए हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। तो जब ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस बना होगा तो उसी प्रॉफिट लॉस के अनुसार इनकम टैक्स ये जानना चाहेगा कि आखिर आपकी वो कौन सी इनकम होगी जिस पे आप टैक्स देंगे। कंफर्म? तो पूरी बात आपने जानी। मैंने ये कहा कि जैसे हम सैलरी के अंतर्गत वो इनकम निकालते हैं जिस पे हमें टैक्स देना है, बिल्कुल वैसे ही हम इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंतर्गत वो इनकम ढूंढने जा रहे हैं जो हमारे लिए टैक्सेबल होगी। ज़रूरी नहीं है जितना हमने कमाया उतने पे हम टैक्स दे देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ वो इनकम चाहिए जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन होगी। तो सबसे पहले व्यवसाय हुआ है, बिल्कुल, और व्यवसाय का परिणाम जानने के लिए हमने प्रॉफिट लॉस भी बनाया होगा। तो जब हमने प्रॉफिट लॉस बनाया होगा तो उस प्रॉफिट लॉस के बन जाने में हम क्या दिखाते हैं, क्या कुछ घटित होता है। हो सकता है हमने प्रॉफिट लॉस सही बनाया हो सकता है हमने प्रॉफिट लॉस गलत बनाया हो। तो इनकम टैक्स हमारे द्वारा बताए गए उसी परिणाम को उठाता है, वो उसी प्रॉफिट को चुन लेगा और उसके आधार पर ये तय करके देगा कि आपकी वो कौन सी इनकम है, वो संशोधन करते हुए आएगा, वो कौन सी इनकम है जिस पे आपको टैक्स देना है और कितनी इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना। इसके लिए वो सिर्फ दो बातों को चुनता है, स्वीकृत अस्वीकृत, अलाउड डिसअलाउड। अलाउड क्या है? इनकम टैक्स के लिए, बिजनेस प्रोफेशन के लिए अलाउड क्या है, स्वीकृत क्या है? बिजनेस का सीधा सा फंडा है, जितना कमाते हैं उसको कमाने के लिए जितना लगाते हैं माइनस कर देते हैं, या व्यवसाय के दौरान हमें जो हानियां हो सकती हैं उनकी हमें छूट मिल जाती है, वो हमारे लिए अलाउड है। लेकिन ध्यान रहे वो सिर्फ आयगत होने चाहिए, पूंजीगत नहीं। मतलब व्यवसाय से संबंधित जितने आयगत खर्चे हों या हानियां हों वही स्वीकृत होते हैं। अस्वीकृत किसे कहते हैं? जो व्यवसाय के खर्चे नहीं हैं फिर भी हमने व्यवसाय से दिखा दिया है, उन्हें व्यवसाय या उन्हें इनकम टैक्स अस्वीकृत कहता है, डिसअलाउड कहता है। और इसी आधार पर हम समायोजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम अपना क्वेश्चन परखते हैं, जब क्वेश्चन हम सही से परख लेंगे तो सलूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा अगर हमने व्यापार किया है,
मैंने कहा कि अगर हमने व्यापार किया है तो व्यापार के परिणाम को जानने के लिए हमने प्रॉफिट लॉस भी तो बनाया होगा। कैसे बनाया होगा ज़रा देखिए। ये मैं प्रश्न की भूमिका बना रहा हूँ, ये कोई सलूशन नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है। फॉर्मेट तो अभी मैं आगे बनाऊंगा। ये मैं प्रश्न का एक मॉडल या रोड मैप तैयार कर रहा हूँ। तो हम पहले प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। इधर बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड। हम ट्रेडिंग नहीं बना रहे, हम सीधे सीधे कहाँ पे आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं। ऊपर छूट चुका होगा, उससे हमसे मतलब नहीं, ट्रेडिंग नहीं बना रहे, ग्रॉस प्रॉफिट। और इधर हम देखते हैं व्यवसाय की आय दिखनी चाहिए। भाई व्यवसाय की आय जितनी भी हो, आपके लिए समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, व्यवसाय के आय या लाभ यहाँ होने चाहिए। व्यवसाय के आय या लाभ यहाँ होने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है हम यहाँ व्यवसाय के अलावा किसी अन्य शीर्षकों के आय या लाभ भी दिखा देते हैं, जैसे मकान से किराया दिखा दिया, अंशों पर लाभांश दिखा दिया, ऋणपत्रों पर ब्याज दिखा दिया। तब क्या करेंगे, किसी अन्य शीर्षकों के आय या लाभ भी दिखा देते हैं, अन्य शीर्षकों के आय या लाभ भी दिखा देते हैं। तब क्या होगा, ये चीज़ें निकाल लेने के बाद हम यहाँ आते हैं, व्यवसाय के खर्चे हमें दिखाने होंगे, एक्सपेंसेस अलाउड। मतलब ये वो खर्चे होने चाहिए जिन्हें व्यवसाय मान्यता देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम जल्दबाजी में या अनजाने में कुछ ऐसा भी दिखा जाते हैं जो डिसअलाउड होता है, जिसे इनकम टैक्स मान्यता नहीं देता, वो भी हम घटा चुके होते हैं। और इतना कर जाने के बाद हमने यहाँ पे यही जोड़ इस तरफ का यहाँ भी लगाया होता है, खर्चे घटा दिए तो यहाँ हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है। अब हमने बता तो दिया कि हमें इतना लाभ हुआ है, क्या हमने जितना बताया हम उसी पे टैक्स देने जा रहे हैं? मुद्दा ये है, क्या हमने जितना बताया हम उसी पे टैक्स देने जा रहे हैं? यहीं पे प्रॉब्लम आएगी। तो हो सकता है कुछ चीज़ें हमसे छूट भी गई हों, तो जो हमसे छूट गई होंगी उन्हें हम कहाँ दिखाते हैं, समायोजना में। अगर प्रॉफिट लॉस जानते हो तो आप समायोजना तो जानते ही होंगे, एडजस्टमेंट। जिन चीज़ों का लेखा नहीं हुआ होता उन्हें हम समायोजना में दिखा देते हैं। जैसे हो सकता है वो कोई व्यवसाय का आय या लाभ हो, व्यवसाय की आय या हानियाँ, व्यवसाय की व्यय या हानियाँ हों, व्यवसाय की व्यय या हानियाँ हों, तब जिनको हम लिखना छोड़ दिए थे। हो सकता है व्यवसाय से संबंधित कोई ह्रास आदि हो जिनका अभी तक लेखा नहीं हुआ था। हो सकता है वो व्यवसाय की कोई आय या लाभ हो, व्यवसाय के आय या लाभ हो सकता है कोई अन्य व्यय या हानियाँ हो, और हो सकता है कोई अन्य आय या लाभ हो। तब हम क्या करेंगे, अन्य आय या लाभ हो तब क्या करेंगे, मतलब ये इतना कुछ हो सकता है। अब ये हमारा प्रश्न बन के तैयार हुआ। अब हम सलूशन की ओर बढ़ चलेंगे। ये इतना कुछ आपके लिए क्वेश्चन बन के सामने आएगा। अब उसी के अनुसार आपको इनकम टैक्स में इनकम वो निकालनी है जिस पे आप बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत टैक्स देने वाले हैं। तो यहाँ हम ऐसे शीर्षक बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021 के लिए हम बताने जा रहे हैं। ऐसे ही हमने फॉर्मेट बना देना है। ठीक है, एक तरफ से। तो अब पहले पूरी बात समझ लीजिए, फिर हम सलूशन की ओर बढ़ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप एक जड़ से समझ लीजिए, शुरुआत से। हो सकता है आप एक प्रोसेस बाय प्रोसेस जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हो सकता है आपसे थोड़ी सी गलती भी हो गई हो या थोड़ा सा भूल भी गए हो, तो आप फिर से समझ लीजिए।
मैंने ये कहा एकदम ठंडे दिमाग से, आय के 5 शीर्षक होते हैं। उन 5 शीर्षकों में से हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, व्यापार या व्यवसाय अथवा पेशा। तो व्यवसाय अथवा पेशा से बहुत सिंपल सा नियम है। सिंपल सा नियम यह है कि हम जितना कमाते हैं और उसको कमाने के लिए जितना लगाते हैं माइनस कर देंगे। यही इतना ईजीएस्ट नियम है। लेकिन हमारे लिए ये परिणाम कैसे मिला होगा? आखिर जो समस्या होगी समाधान उसका करना है ना। ये तो रूल की बात थी कि जितना कमाते हैं उसको कमाने के लिए जितना लगाते हैं माइनस कर देंगे। मतलब अब व्यापार, इनकम टैक्स किनको मान्यता देता है? 2 चीज़ें की, स्वीकृत अस्वीकृत। स्वीकृत किसे कहते हैं? जैसे आप व्यापार करते हो, एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आप व्यापार करते हो तो व्यापार में आप अपने व्यापार के खर्चों के लिए पैसे निकालिए। आपने अपने पुत्र के साइकिल खरीदने के लिए व्यापार से पैसा निकाल लिया। क्या ये व्यापार का अनिवार्य खर्च है? नहीं ना। तो व्यापार से आप व्यापार के लिए पैसे निकालिए, इनकम टैक्स उसकी मान्यता देता है, उसे अलाउड कहता है। लेकिन अगर आपने व्यापार से अपने निजी कामों के लिए पैसा निकाला तो इनकम टैक्स उसे अलाउड नहीं कहता। तो सिंपल लॉजिक ये है कि आप जितना कमाते हो उसको कमाने के लिए जितना लगाते हो आप घटा दो, जो शेष बचेगा उसी पे आपको टैक्स देना होगा। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ कुछ ये बन जाती हैं कि वर्ष के अंत में हम अपना एक प्रॉफिट लॉस तैयार करते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि आखिर हमारी वो कौन सी इनकम है जो साल भर में हमने अब कमाया। लेकिन ये प्रॉफिट लॉस जो हम बनाते हैं वो हम अपने लिए बनाते हैं, एक परिणाम जानने के लिए बनाते हैं। तो उसमें हम बिजनेस की भी चीज़ें शामिल कर देते हैं और उसमें अन्य चीज़ें भी उठा के जोड़ देते हैं और तब हम उससे अपना एक परिणाम निकालते हैं। इनकम टैक्स यहीं आ जाता है अपने संशोधन लेके। तो इनकम टैक्स कहता है आपने जो रिजल्ट दिया हमें उससे मतलब नहीं है, आपके द्वारा बताए गए रिजल्ट को मैं आधार मानूंगा और उसमें संशोधन करूंगा और मैं वही इनकम आपको बताऊंगा जो बिजनेस हेड की होगी और जितने पे आपको टैक्स देना होगा। ठीक, तो जो हमने प्रॉफिट लॉस बनाया होगा वो इनके लिए क्या बन गया? बेस। ठीक है, और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ चलेंगे। कैसे? अब यहाँ आइए। जैसे आपने जब पीएल बनाया, व्यवसाय परिणाम जानने के लिए आपने प्रॉफिट लॉस बनाया, तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग बनाते हो। तो ये ट्रेडिंग यहाँ छोड़ देते हैं, सीधा पीएल से शुरुआत करते हैं। तो जब आपने पीएल बनाया होगा तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते हो, सकल लाभ, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ व्यवसाय के आय या लाभ होते हैं वो तो आने ही चाहिए। बेटा ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। क्रेडिट में आपके आय या लाभ दिखाए जाते हैं, डेबिट में आपके व्यय या हानियाँ दिखाई जाती हैं। क्या होना चाहिए, क्या हुआ, इसी 2 शब्द को समझ लीजिए ना, पाठ खत्म। तो आप ये बताइए यहाँ क्या होना चाहिए? व्यवसाय के लिए आप हल कर रहे हो ना, तो व्यवसाय की आय, व्यवसाय के लाभ यहाँ होने चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल टच नहीं करोगे, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है यहाँ कुछ चीज़ें हम वो लिख चुके होते हैं जो व्यवसाय की आय नहीं है, जैसे मकान संपत्ति से आय, अंशों पर लाभांश, किसी पूंजी संपत्ति के विक्रय से आय, ऋण पत्रों पर ब्याज। तो मतलब ये वो आय है जो हमें हुई तो है लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। तब हम क्या करेंगे? तो क्या वो यहाँ जुड़नी चाहिए? नहीं, लेकिन वो गलत जुड़ गई होगी, हमने जोड़ दिया है। तो मतलब हमारा जो प्रॉफिट लॉस बना वो इनकम टैक्स के नज़रिए से गलत बन गया है। तो एक गलती तो यहाँ हो गई। एक गलती यहाँ भी हो सकती है, हम डेबिट में क्या दिखाते हैं? जो व्यवसाय के खर्चे हैं, आयगत खर्चे हैं, पूंजीगत नहीं, जो व्यवसाय के आयगत खर्चे हैं या हानियाँ हैं वो तो दिखनी चाहिए, लेकिन जो खर्चे व्यवसाय के नहीं हैं वो यहाँ नहीं दिखने चाहिए, उन्हें हम अस्वीकृत कहते हैं, डिसअलाउड कहते हैं।
जैसे मैंने भी उदाहरण दिया ना, पुत्र के लिए साइकिल खरीदा, तो वो व्यवसाय का खर्च नहीं है, वो हमारा व्यक्तिगत खर्च है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने व्यवसाय के खर्चों में उसे भी दिखा देते हैं। तो जब कभी ऐसा हुआ तो भी हमारा पीएल गड़बड़ बना होगा। तो इनकम टैक्स को संशोधन करना ही होगा। हमने व्यावसायिक परिणाम जानने के लिए प्रॉफिट लॉस बना दिया, व्यावसायिक परिणाम जान लिया, लेकिन हमारे द्वारा ये जो व्यावसायिक परिणाम जाना गया वो गलत निकल के आया। गलत कैसे निकल के आया? क्योंकि हमने वो इनकम बता दी है जो डिसअलाउड अलाउड सबको मिक्स करके मिली है। हमें तो वो आय बतानी थी फाइनली जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की थी और जिस पे हमें टैक्स देना था। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जिनको हम छोड़ चुके होते हैं, लेखा ही नहीं करते। हो सकता है वो व्यवसाय की व्यय हानियाँ हों, हो सकता है वो व्यवसाय से जुड़े ह्रास हों, हो सकता है वो व्यवसाय के आय लाभ हों, हो सकता है वो अन्य शीर्षकों की व्यय हानियाँ हो सकता है वो अन्य शीर्षकों के व्यय आय लाभ हों, तो उन्हें हम समायोजन में रखते हैं। तो ये इतना कुछ प्रश्न में दिया होगा। उपचार क्या होगा? अब यहाँ मैं एक एक चीज़ों के लिए आपके लिए उपचार लेके आता हूँ और आप एक एक काम करते चलिए। अब 2 लाइन पढ़िए। अलाउड किसे बोलेंगे? वो खर्चे या हानियाँ जो व्यवसाय के लिए हैं और व्यवसाय जिसे कहता है कि हाँ ये हो सकते हैं। जैसे आप व्यापार करते हो तो क्या वहाँ पे डाक के खर्चे होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। टेलीफोन का खर्च होता है कि नहीं होता? होता है। विज्ञापन का खर्च होता है कि नहीं होता? होता है। तो ये वो खर्चे हैं जिन्हें व्यवसाय भी कहता है हाँ ये खर्चे होते हैं, वो अलाउड है। और जिन्हें व्यापार कहता है कि नहीं ये व्यापार के खर्चे नहीं हैं, वो डिसअलाउड है। मतलब आपके व्यक्तिगत खर्चे नहीं आने चाहिए, आयगत खर्चे आने चाहिए, पूंजीगत खर्चे नहीं आने चाहिए। तो यहाँ वही खर्चे आने चाहिए जो व्यापार के हों, उन्हें हम स्वीकृत कहते हैं, या व्यापार की हानियाँ हों उन्हें हम स्वीकृत कहते हैं। लेकिन यहाँ वो नहीं आने चाहिए जो व्यापार के ना हों। अगर वो व्यापार से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी अन्य शीर्षकों के हैं, तो उन्हें हम अस्वीकृत कहते हैं, डिसअलाउड कहते हैं। तो सबसे पहले जब बिजनेस प्रोफेशन हमने इनकम टैक्स के लिए जाना तो सबसे पहले ये प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन में बन के आएगा। हम यही प्रॉफिट यहाँ से उठा लेंगे। जब प्रॉफिट लॉस आधार हो तब व्यावसायिक परिणाम हमने कैसे जाना हो, प्रॉफिट लॉस बनाकर जाना हो, तब की हम बात कर रहे हैं। बाकी 3 आधार बनते हैं। तो यहाँ नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने यहाँ से प्रॉफिट उठा के यहाँ रख दिया। ठीक, हमने जब यहाँ से प्रॉफिट उठा के रख दिया, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स ये कहता है भैया आपने ये परिणाम बताया कि साल भर में आपने इतना कमाया है, हमने वही सही मान लिया। अब आपने जो गलतियाँ की होंगी उसे हम सुधार देंगे बस, और फाइनली हमें वो इनकम मिल जाएगी जिस पे आपको टैक्स देना है। तो अब नेट प्रॉफिट तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, उठा के वहाँ रख दिया। अब सुधार कैसे करते हैं? जहाँ जहाँ गलतियाँ हों उन्हीं को सुधारते हैं। तो पहले हम इस गलती को सुधारते हैं, यहाँ की डेबिट साइड की, नंबर 1 मैंने कहा। पहले हम किस गलती को सुधारने की ओर चलेंगे? डेबिट साइड की गलती को सुधारने चलेंगे। नंबर 1 मैंने कह दिया। कैसे? तो यहाँ इनकम टैक्स ये कहता है एक्सपेंसेस डिसअलाउड। यहाँ देखिए, ऐड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, एक्सपेंसेस डिसअलाउड but debited to profit and loss account, but debited to profit and loss account। कैसे? आप जानिएगा। मैंने ये कहा कि आपने यहाँ जो प्रॉफिट दिया था उसे उठा लिया, उसी को अब हम आधार मान के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेबिट, आप यहीं से आप कैच करना विधिवत शुरू करिएगा। सबसे पहले मान लो आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, तो आप प्रॉफिट लॉस पकड़िए। तो प्रॉफिट लॉस में जो नेट प्रॉफिट दिया है आप उसी नेट प्रॉफिट को आधार मान लीजिए।
क्योंकि आप ये बता रहे हो कि आपने इतना कमाया, आपको उसी पे टैक्स दे देना चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि भाई हो सकता है कम पे बन रहा हो सकता है ज़्यादा पे बन रहा हो, हम चेक करेंगे कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं किया, तो इनकम टैक्स संशोधन करने की बात कर लेता है। तो इनकम टैक्स उसी प्रॉफिट को आधार मान लेगा जो आपने बताया, तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इनकम टैक्स कहेगा आपके डेबिट में क्या होना चाहिए। तो मैंने भी कहा ना, डेबिट में क्या होना चाहिए, व्यवसाय के व्यय या हानियां, व्यवसाय की ही व्यय या हानियां होनी चाहिए, कुछ और डेबिट होना ही नहीं चाहिए। और अगर व्यवसाय की व्यय या हानियां ही डेबिट हैं तो इनकम टैक्स कुछ नहीं कर सकता, आप आगे बढ़ जाइए, सब कुछ सही है। लेकिन कहीं ऐसा हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें भी डेबिट हो गई हैं जो व्यवसाय की नहीं है, तो क्या करेंगे? उनके डेबिट होने से आपका लाभ बढ़ा कि घट गया? उनका लाभ आपका घट गया, क्योंकि आपने यहाँ इनकम तो दिखाई 1 लाख सपोज करिए, और यहाँ खर्च केवल घटाना था 20,000 जो व्यवसाय का था, 10,000 आपने गैर व्यवसाय के भी खर्चे घटा दिए, तो 30,000 खर्चे दिखा दिए, तो इनकम तो आपकी केवल 70,000 दिखी। लेकिन जब केवल 20,000 आप दिखाते तो 80,000 होता। तो मतलब जो चीज़ें व्यवसाय की हैं, चाहे वो व्यवसाय का व्यय हो या हानि हो, उसे घटाओ, उसे डेबिट करो, इनकम टैक्स नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आपने गलत चीज़ डेबिट कर दी है तो दिक्कत है। तो इनकम टैक्स कहता है वही उतना उठा लीजिए जितना गलत डेबिट हुआ है। जैसे दान दिखाया है, जीवन बीमा दिखाया है, पुत्र के लिए या अपने निजी कामों के लिए कुछ खर्चे कर दिए, वो सब गलत हुए। अब यही तो हमें पढ़ना है इस पूरे लेसन में। तो जितनी चीज़ें स्वीकृत हैं वो ठीक हैं, अलाउड हैं, तो हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। और जितनी चीज़ें डिसअलाउड हैं लेकिन फिर भी डेबिट हो गई हैं, जितनी चीज़ें डिसअलाउड हैं लेकिन फिर भी डेबिट हो गई हैं, उन्हें हम जोड़ देंगे। कंफर्म? जितनी चीज़ें गलत हैं, गलत मतलब अलाउड नहीं हैं लेकिन फिर भी डेबिट हो गई हैं, मतलब यहाँ वो खर्चे हों जो व्यवसाय के हों, वो हानियाँ हों जो व्यवसाय की हों, तब तक तो ठीक है। और अगर कोई गलत खर्च है, मतलब जो व्यवसाय का नहीं है या व्यवसाय की हानि नहीं है, तो उसे उठाकर हम जोड़ देंगे। पक्का? ये पहली चीज़ हो गई। हम चाहे तो इधर भी निपटारा कर सकते हैं, चाहे तो इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। नहीं, पहले हम वही करेंगे, हम चलो इधर वाला ही पहले कर लेते हैं, फिर उधर से निपटा देते हैं। ठीक है? तो हम समायोजन में आ जाते हैं। ठीक है? समायोजन में आ जाते हैं। हो सकता, चूंकि हम ऐसे चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे, हो सकता है हमारे पास कोई ऐसा खर्च रहा हो जो हमें डेबिट कर देना चाहिए था, लेकिन हम डेबिट नहीं किए, हमें पता नहीं था या हम भूल गए थे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो हमारे व्यवसाय का कोई ऐसा खर्च हो जो डेबिट हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक डेबिट नहीं हुआ है, तो उससे भी तो परिणाम हमारा गलत हुआ है, हम उसे घटा देंगे। लेकिन ये समायोजना मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ये समायोजना मिलेगा। मतलब यहाँ वो खर्च अगर कोई दिख रहा है जो बिजनेस का है तो समायोजना में है, मतलब इसे अभी यहाँ शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ वो खर्चे जो व्यवसाय के हों या वो हानियाँ जो व्यवसाय की हों और अभी तक डेबिट नहीं हुए हैं, उन्हें हम घटा देंगे। तो कैसे? क्योंकि उनके हो जाने से हमारा लाभ घटता, नहीं घटाया तो हम घटा देंगे। एक्सपेंसेस अलाउड, एक्सपेंसेस अलाउड, वे जो स्वीकृत हैं, बट नॉट डेबिटेड, बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंस अलाउड है लेकिन अभी तक डेबिट नहीं हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसे हम डेबिट कर दें, घटा देते हैं। कंफर्म? ये पॉइंट नंबर 2 हुआ। कहीं कोई दिक्कत? तो हमने पहला, सबसे पहला काम क्या किया, नेट प्रॉफिट को आधार मान लिया। फिर हम डेबिट साइड पे आ गए। डेबिट साइड में जितनी चीज़ें सही डेबिट हुई हैं कोई दिक्कत नहीं है, और जितनी चीज़ें गलत डेबिट हुई हैं जोड़ देंगे। फिर हम समायोजनाओं पे आ गए। कोई ऐसा खर्च या हानियां हैं जो व्यवसाय की हैं लेकिन अभी तक डेबिट नहीं हुई हैं, उन्हें हम घटा देंगे।
एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। कंफर्म। व्यय जो स्वीकृत हैं लेकिन अभी तक डेबिट नहीं हुए हैं उन्हें हम घटा देंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम अभी इस पे ही आ जाते हैं। जैसे ये व्यवसाय के लिए ह्रास दिखा तो वो इसी शीर्षक में घटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये बिजनेस का हो लेकिन अभी तक डेबिट ना हुआ रहे तो जितनी चीज़ें रहेंगी यहाँ हम घटाते हुए चले जाएंगे। अब हो सकता है कुछ ऐसे भी व्यय या हानियाँ मिले जो व्यवसाय के ना हो, तो वो तो बाहर लिखे हैं, हमारे रिजल्ट पर उन्होंने कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। बाहर थे, बाहर हैं, बाहर ही रहेंगे, उनसे हम कोई तरीके किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुए, तो उनको हम यहाँ दिखाएंगे भी नहीं। मतलब यहाँ समायोजनाओं में वही चीज़ें हम ढूंढेंगे जो हमारे व्यापार का हो, तो हमारे व्यापार के व्यय या हानियाँ जितनी हैं उन्हें हम घटा देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ गए। कभी कभी ऐसे भी हालात बनते हैं कि हमारे व्यवसाय के आय या लाभ यहाँ रहते हैं, तब क्या करेंगे? तो हमारे व्यवसाय का आय या लाभ हो जो क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं जुड़ा, तो क्या करेंगे? जैसे कमीशन मिला कोई, मतलब हमारे व्यवसाय की आय है लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है और अभी समायोजनाओं में लिखी हुई है, तो उसके क्रेडिट होने से प्रॉफिट हमारा बढ़ता, उसे हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे, मतलब उसे यहाँ हम दिखा देंगे, जोड़ देंगे। तो इनकम अलाउड मतलब इनकम टैक्सेबल अंडर दिस हेड, आय जो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है, इनकम टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। आय जो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य तो है, आय जो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य तो है लेकिन अभी भी क्रेडिट नहीं हुई थी, उसे हम जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जो आपकी इनकम है लेकिन आपने उनको जोड़ा नहीं होता, तो उन्हें हम जोड़ देंगे, लेकिन बशर्ते वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो। अब ये 3 मिल गया। कुछ ऐसी भी आय मिल सकती हैं जो किसी अन्य शीर्षकों की हों, तो छोड़ देंगे, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी वो बाहर लिखी हुई हैं। अब हम आ गए क्रेडिट साइड की ओर, नंबर 4। यही 4 काम करने हैं। ठीक है, तो नंबर 4 कैसे? तो हम यहाँ ये दिखाएंगे क्रेडिट में क्या होना चाहिए, सिर्फ व्यवसाय के आय या लाभ होने चाहिए, लेकिन यहाँ कोई ऐसा आय या लाभ दिख गया है जो बिजनेस का नहीं है, तो जैसे यहाँ आप हाउस प्रॉपर्टी लिखे बैठे हो, यहाँ आप कैपिटल गेन लिखे बैठे हो, यहाँ आप अदर सोर्सेज लिखे बैठे हो, मतलब आपने यहाँ वो अन्य शीर्षकों की आय लिख दी है, तब उसके लिखने से आपका प्रॉफिट क्या हुआ? बढ़ गया, क्योंकि यहाँ वो लिखने से ये जोड़ बढ़ा, ये जोड़ बनने से ये बढ़ा, और इसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो उसे हम घटा देंगे, उसे हम घटा देंगे कि इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, आय जो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं है, नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, उसे घटा दिया जाएगा, बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। ठीक है, आय जो इस शीर्षक के अंतर्गत है उस पर तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, लेकिन मान लीजिए कोई गलत इनकम यहाँ लिख दी गई है, तब उसे यहाँ हम घटा देंगे। तो आय जो इस शीर्षक की इनकम नहीं है और फिर भी वो क्रेडिट में दिख रही है, तो गलत क्रेडिट हो गई है, घटा देंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट उठाया। नेट प्रॉफिट में फिर हम डेबिट साइड की ओर आ गए। जो चीज़ें व्यवसाय के व्यय या हानियाँ दिखें, ठीक, और जो गलत व्यय या हानियाँ लिख दी गई हैं डेबिट साइड में, उन्हें हम जोड़ देंगे, मतलब जो गलत डेबिट हो गया है। फिर हम समायोजनाओं में आ गए। जो व्यवसाय का व्यय या हानियाँ हैं लेकिन अभी तक डेबिट नहीं हुआ, उसे हम घटा देंगे, और जो किसी दूसरे शीर्षक की व्यय हानियाँ, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। फिर हम इनकम और प्रॉफिट पे आ जाएंगे। जो व्यवसाय के इनकम या प्रॉफिट हों जिन्हें जुड़ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं जुड़े हैं, उन्हें हम जोड़ देंगे। अब फिर आगे बढ़े कि अगर कोई चीज़ क्रेडिट साइड में गलत लिख दी गई है, तो जितना बिजनेस का है वो तो सही है, लेकिन जो गलत लिख दिया गया उसे हम क्या कर देंगे?
उसे जो इस शीर्षक की आय नहीं है फिर भी यहाँ क्रेडिट हो गई है उसे हम घटा देंगे। ठीक है, तो इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, तब यहाँ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। यहां तक तो आपने जान लिया। ठीक है, हम इसे मिटा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब आप ये जानिए कि आप व्यावसायिक परिणाम पाते कैसे हैं। आप ये जानिए कि आप व्यावसायिक परिणाम पाते कैसे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं आप जानिए। मान लीजिए आपने व्यवसाय किया, तो आप एक व्यावसायिक संस्था होती है और एक गैर व्यावसायिक संस्था होती है। तो जो व्यापारिक संस्था होते हैं वो अपना परिणाम जानने के लिए प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। तो प्रॉफिट लॉस के लिए तो हम इसी टाइप का सहारा लेने जा रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब ये मैंने बना दिया बस सिस्टमेटिक ढंग से, बाकी हम जोड़ते घटाते हुए चलेंगे। तो यहाँ भी आप ये मदें दिखाते हुए चलते हुए इसकी जितनी मदें आएंगी यहाँ जुड़ जाएंगी, जुड़ने के बाद ये आएगा, इसकी जितनी मदें आएंगी घट जाएंगी, इसकी जितनी मदें आएंगी वो जुड़ जाएंगी तब इतना आएगा, इसकी जितनी मदें आएंगी घट जाएंगी तब इतना आएगा। ये चीज़ें तो हमने दिखा दिया, लेकिन मैंने ये कहा हम व्यावसायिक परिणाम जानते कैसे हैं। तो दो संस्था होती है, एक व्यापारिक संस्था, एक गैर व्यापारिक संस्था। अगर व्यापारिक संस्था है तो व्यापारिक संस्था अपना परिणाम कैसे जानती है? प्रॉफिट लॉस बनाकर। और अगर गैर व्यापारिक संस्था है तो वो अपना लाभ कैसे जानते हैं? आय या व्यय खाता बनाते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है उन्होंने अपना आय या व्यय खाता बनाया हो सकता है उन्होंने प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया हो। तो मतलब क्वेश्चन हमें कितने आधार पर मिल सकते हैं? 3। कैसे? अभी ध्यान दीजिएगा, परिणाम रिजल्ट, मतलब व्यापारिक संस्था है तो वो तो प्रॉफिट लॉस ही बनाएगी, लेकिन गैर व्यापारिक संस्था है, व्यापारिक संस्था, तो व्यापारिक संस्था, ये बहुत गूढ़ बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक, नेवर मेंशन इन द बुक, कहीं बुक में मेंशन नहीं है। व्यापारिक संस्था है तो वो प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, और गैर व्यापारिक संस्था है तो इनके पास 2 विकल्प हैं। इनके पास 2 विकल्प हैं। गैर व्यापारिक संस्था है तो इनके पास 2 विकल्प हैं। हो सकता है इन्होंने आय व्यय खाता बनाया हो सकता है इन्होंने आय व्यय खाता बनाया हो, और हो सकता है इन्होंने रोकड़ी आधार पर रखा हो, रिसीप्ट एंड पेमेंट आधार पे, जिसे हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते पर रखा हो, तब क्या करेंगे? मतलब व्यावसायिक परिणाम इन 3 तरीकों से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसके लिए तो पूरा नियम मैंने आपको बता दिया। हम यही कुछ करने वाले हैं कि जब प्रश्न में प्रॉफिट लॉस बना होगा तब। ठीक है, मतलब कोई भी व्यापारिक संस्था है तो वो अपना बिजनेस रिजल्ट जानने के लिए प्रॉफिट लॉस बनाती है, और जब उसने प्रॉफिट लॉस बनाया होगा तो उसके आधार पर हम ऐसे ही टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हैं कि बिजनेस हेड के अंतर्गत उसकी कितनी इनकम टैक्सेबल है। मान लो उसने प्रॉफिट लॉस ही ना बनाया हो, तब आप क्या करेंगे? दिक्कत हुई ना। हो सकता है उन्होंने अपना व्यावसायिक परिणाम जानने के लिए आय व्यय खाता बनाया हो। तो बेटा सब कुछ ऐसा रहेगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आय व्यय खाता भी बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाता है। वो भी केवल आयगत खर्चों से बनाया जाता है, वो भी केवल आयगत खर्चों से या आयगत प्राप्तियों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। लेकिन वहाँ फिर नेट प्रॉफिट नहीं लिखा जाता, वहाँ सरप्लस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सरप्लस। अगर आय व्यय खाता होता है तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और वहाँ सरप्लस लिखा जाता है। तो हम यही इतना यहाँ चेंजेज कर लेंगे। कैसे? तो यहाँ हम प्रॉफिट ना लिखकर फिर क्या लिखेंगे? सरप्लस लिखेंगे। जब आय व्यय खाता बना होगा तब यहाँ हम क्या लिखेंगे? सरप्लस, नेट सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कंफर्म?
फिर बिल्कुल वैसे ही मेंशन करते हुए चले आएंगे, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जो गलत डेबिट हो गया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसे जोड़ देंगे, और एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसे घटा देंगे। इनकम टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसे हम जोड़ देंगे, और जो गलत क्रेडिट हो गया है उसे हम घटा देंगे। ठीक है, तब ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन ये गैर व्यापारिक संस्था के लिए होगा। ठीक है, तो ये बन गया तब जब आय व्यय खाता के आधार पर परिणाम रखे गए हों। कंफर्म, आसानी से आपके लिए सॉल्व हो गया, जान लिया ना। फिर से आप सुन लीजिए, आपने अब तक क्या पढ़ा, तब हम अगले नियम पे चलते हैं। मैंने ये कहा, अब चंद लाइनें आपके लिए, कि ये आय का तीसरा शीर्षक है। पहला वेतन से आय, दूसरा मकान संपत्ति से आय। ये आय का तीसरा शीर्षक है। दिस इज द थर्ड हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फिर आपने ये जाना कि अगर हम व्यवसाय करते हैं तो हमें वर्ष के अंत में व्यवसाय परिणाम प्राप्त करने के लिए लाभ हानि खाता बनाना पड़ता है। जब हमने लाभ हानि खाता बनाया तो हमें एक इनकम पता लगेगी कि हमने साल भर में इतना कमाया है। क्या हमने जितना कमाया है उसी पर हम टैक्स दे देंगे? तो इनकम टैक्स उसमें संशोधन करते हुए वो इनकम हमें बताता है कि फाइनली वो इनकम जिस पे हमें इस वर्ष में टैक्स देना होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, जितने अलाउड हों जो बिजनेस के हों वो घटने चाहिए, और जितने डिसअलाउड हों बिजनेस के ना हों वो नहीं घटने चाहिए। जितने बिजनेस की इनकम हो वो जुड़नी चाहिए, और जितनी बिजनेस की इनकम ना हो वो नहीं जुड़नी चाहिए। और अगर यही कुछ उल्टा हो गया है तो हमें अपोजिट करना होगा। जैसे कोई चीज़ गलत मतलब डिसअलाउड है लेकिन फिर भी डेबिट में आ गई है तो हम जोड़ देंगे, और कोई चीज़ अलाउड है लेकिन अभी तक डेबिट नहीं हुई है तो घटा देंगे। कोई चीज़ अगर क्रेडिट होनी चाहिए थी लेकिन क्रेडिट नहीं हुई है तो जोड़ देंगे, और कोई चीज़ अगर गलत क्रेडिट हो गई है तो घटा देंगे। कंफर्म, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाता है। और अगर व्यापारिक संस्था है तो वो लाभ हानि खाता बनाते हैं, और अगर वो गैर व्यापारिक संस्था है तो आय व्यय खाता बनाते हैं। तो चाहे प्रॉफिट लॉस बना हो चाहे आय व्यय खाता बना हो, हम अपना फॉर्मेट चेंज नहीं करने जा रहे हैं, इस पे तो चेंज करना ही होगा। और अगर कोई प्रोफेशन वाला व्यक्ति है तो वो इसे ही चुनता है। प्रोफेशन वाले व्यक्ति के द्वारा जो खाता रखा जाता है वो रोकड़ी आधार पर ही रखा जाता है, उसे प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं। तब हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइए। तो मतलब हम प्रोफेशन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में और बेहतर तरीके से सीख जाएंगे। चलिए, हम प्रोफेशन के लिए आ रहे हैं। बहुत सिंपल सा 2 लाइन का नियम है प्रोफेशन के लिए, ठीक है, कि एक प्रोफेशन में हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइएगा सीखते हैं। तो यह हम लिख देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ, यहां हमने लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021। हम ऐसे ही इसका फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे, ग्रॉस कैश रिसीव्ड, ग्रॉस कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रोफेशन, ग्रॉस कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है,
प्रोफेशन से जितनी आय होगी वो हम जोड़ते हुए चले जाएंगे, जितनी भी। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता है या रोकड़ी आधार? तो रोकड़ी आधार बनता कैसे है? एक तरफ हमारी प्राप्तियां दिखती हैं, दूसरी तरफ हमारे खर्चे दिखते हैं, भुगतान। मतलब जहां कहीं से हमने पैसा पाया होता है वो प्राप्ति में दिखता है, और जहां कहीं हमने खर्च किया होता है वो भुगतान में दिखता है। सब कुछ एक मतलब जितनी चीज़ें होती हैं सब कुछ। हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमारे प्रोफेशन से मतलब है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर प्रोफेशन में कैसे पैसा कमाता है? सबसे पहला तो वो मरीजों को देखता है, उससे पैसे कमाता है। कंसल्टेशन, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, फीस पे करते हो, वो आपको दवा लिख देता है और आपसे फीस ले लेता है। वो कंसल्टेशन है, सलाह है, उससे पैसा कमाएगा। वो ऑपरेशन करता है, उससे पैसे पा सकता है। वो दवाइयाँ भी बेच सकता है, उससे पैसे पा सकता है। और मरीज अगर उसका सही हो जाता है, उसको उपहार देता है, उससे भी वो पैसा पा सकता है। तो हमें यहाँ वो देखना है जो उसके पैसे की आय है, मतलब जितना उसके पैसे में हो सकता है वो सब हम जोड़ देंगे, लेकिन सिर्फ वो पैसे का हो। तो मैंने डॉक्टर का उदाहरण दिया ना, डॉक्टर कैसे पैसा कमा सकता है? घर जाके देखता है, क्लिनिक पे देखता है, ऑपरेशन करता है, दवाइयाँ बेचता है, गिफ्ट मिल सकते हैं मरीजों से, ये उसकी पैसे की आय हुई। लेकिन मान लीजिए उसको कहीं कोई बाहर, उसके ससुर से कोई उपहार मिल गया, तो ये उसके पैसे का नहीं है। उसके पत्नी ने उसको कुछ गिफ्ट दिया, तो ये उसके पैसे का नहीं है। मतलब जितना उसके पैसे की आय है वो जोड़ दी जाएगी, सिर्फ पैसे की आय जोड़ देते हैं। ग्रॉस कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रोफेशन, पैसे के अंतर्गत। अब जैसे ये मैंने एक डॉक्टर का उदाहरण लेके बताया, ऐसे ही आप वकील के लिए कह लीजिए, तो वकील के लिए उसके वकालत से जितनी उसको आय होगी वो सब उसके पैसे की आय मानी जाएगी और जोड़ दिया जाएगा। और जितना उसके लिए खर्च होंगे, लेस अलाउड एक्सपेंसेस, जितने स्वीकृत व्यय होंगे वो घटा दिए जाते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए स्वीकृत व्यय क्या क्या होंगे? दवाइयाँ खरीदेगा, ऑपरेशन के औजार वगैरह खरीदेगा तो उस पर डेप्रिसिएशन घटेगा। जो क्लिनिक बनाया है उसका वो किराया वगैरह देगा, वहाँ हेल्पर रखा होगा उनको किराया वेतन वगैरह देगा, तो वो उसके बिजनेस के अलाउड खर्चे हुए। ठीक है, तो उसके पैसे से जितनी आय होगी वो जोड़ दी जाएगी, उसके पैसे पे जितने खर्च होंगे वो सब घटा दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ पैसे के खर्च घटाए जाएंगे, कोई अन्य खर्च नहीं घटाए जाते। इतना करने के बाद जो आएगा वही उसका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन होगा। लेकिन ध्यान देना, सिर्फ एक वर्ष का, मतलब इस वर्ष की जितनी इनकम हो उसे ही देखा जाएगा। हमारे प्रीवियस ईयर में जितना उसने पैसे से कमाया हो वो जोड़ देंगे, और जितना उसने पैसे पे खर्च किया हो वो घटा देंगे। कोई अन्य आय जुड़ती नहीं और कोई अन्य खर्चे घटते नहीं, सिर्फ पैसे की आय जोड़ के पैसे का खर्च घटा देते हैं। लेकिन ये तरीका हमें तब चुनना चाहिए जब प्रश्न में रोकड़ी आधार दिया हो, रिसीप्ट एंड पेमेंट बेस पर क्वेश्चन दिया हो। जब प्रॉफिट लॉस बना हो या आय व्यय खाता बना हो तो इस आधार पर हम क्वेश्चन चुनेंगे, और इसी 3 के अलावा कोई चौथा आधार नहीं होगा। तो इतना जान लेने के बाद अब अगला टॉपिक, स्वीकृत कटौतियाँ, अलाउड डिसअलाउड, अब यही हमें तो जानना है। तो प्यारे दोस्तों, आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास लीजिए। और अगर नए जुड़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। आप अपनी तैयारी को सबसे बेहतर तरीके से करते रहिए, हम आपके साथ हैं। कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी अब आपसे दूर नहीं है, तो आप जुट जाइए। हम ये सारे टॉपिक आपको क्लियर कर चुके हैं। अब अगले दिन अगली तैयारी
स्वीकृत कटौतियाँ, और वो थ्योरी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल लगाने से डरते हैं, थ्योरी लिखना चाहते हैं, तो कल की क्लास नेवर मिस। ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।